Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna presenting a video which is based on IAS and Punjab PCS prelims mock questions, current and static both for 2020, and this is my class number 6. We already conducted 5 classes. Okay, you can watch those videos and हर एक वीडियो में 10 questions हैं वहाँ पर. And right now this is my class number 6 and I'm going to start with the question number 51. और ये सारे क्वेश्चंस आपके इकोनॉमी के बेस पे आज 10 के 10 क्वेश्चन. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51. द विजिट ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया टू सी वेरियस प्लेसेस एंड इवेंट्स इन द कंट्री अमाउंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ इकोनॉमी. जितने भी फॉरेनर्स इंडिया आते हैं और वेरियस प्लेसेस और इवेंट्स को सी वॉच करते हैं, तो चारों में से प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ इसमें से वो इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, इकोनॉमी की अमाउंट को वो सरप्लस करती हैं और उसमें ऐड ऑन करते हैं. एक्सपोर्ट मीन्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री एंड सोल्ड टू द फॉरेनर्स और नॉन रेजिडेंट. एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो हमारे भारत में, हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है और उसको किसी फॉरेनर्स को बेचा जा रहा है. इफ़ ए फॉरेनर इज कमिंग टू इंडिया देन परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पर सर्विसेज है. Then in case of export, in the same way, if foreigner is coming to India for a medical treatment or tourism, then the foreigner is basically purchasing medical and the tourism services produced in the country. So this is the best possible answer is export. Okay, कोई भी foreigners India आता है, हमारे places को, events को watch करता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें exports में consider की जाती हैं. So here the question number 51 answer is D, export. Okay, now the next question. Question number 52. Quarterly and annual GDP data is released by NSO with the time lag of. Quarterly and annual GDP जो डाटा रिलीज किया जाता है बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विद अ टाइम लैग, कितने मंथ के गैप के बाद ये डाटा रिलीज किया जाता है. क्वार्टरली एंड एनुअल जीडीपी बोथ है, तो इसका आंसर है 2 मंथ्स. ओके, तो 2 मंथ्स के बाद ये डाटा रिलीज किया जाता है बाय द एनएसओ. so there is a quarterly and annual GDP. National Statistical Office released the quarterly and annual GDP data with a lag of 2 months. For example, the data for GDP and GDP growth for financial year 2019-20 will be released on 31st of May 2020. Clear? तो 31st ऑफ मई 2020, 2019-20 का जो डाटा होगा, तो ऑब्वियसली 31st मार्च को वो ईयर, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, तो 2 मंथ का गैप, देन 31st मई को वो डाटा रिलीज किया जाएगा. क्लियर? आफ्टर द 2 मंथ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. द डिमांड फॉर जीडीपी इन द कंट्री कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर. ओके, द डिमांड फॉर जीडीपी इन द इकोनॉमी कम्स फ्रॉम विच सेक्टर. यहाँ पर है हाउस होल्ड सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर. तो जो जीडीपी की डिमांड है इकोनॉमी में कौन से सेक्टर से प्रोड्यूस होती है, तो हाउस होल्ड, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल. तो आपको पता है ये तो चारों सेक्टर्स होंगे. एंड इकोनॉमी प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स. हमारी इकोनॉमी में 2 तरह के फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है कंजम्पशन गुड और एक होता है कैपिटल गुड. क्लियर? एज फार एज द फाइनल गुड सर्विसेज इज कंसर्न, फाइनल गुड इज कंसर्न, तो एक तो हो गया कंजम्पशन गुड और दूसरा हो गया कैपिटल गुड्स. सर कंजम्पशन गुड्स कैन कंज्यूम्ड एंड कैपिटल गुड्स आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस. क्लियर? कंजम्पशन जो गुड्स होंगे वो तो उसी टाइम कंज्यूम हो जाएंगे, और जो कैपिटल गुड्स होंगे उसको फर्दर यूज, फर्दर प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा, और इसको कैपिटल गुड्स को हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. सो वैल्यू ऑफ दीज टू गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इन द ईयर इज कॉल्ड द जीडीपी. ये हमारी जीडीपी है. तो 2 टाइप्स ऑफ गुड्स जीडीपी इज परचेज बाय द 4 सेक्टर. तो कौन कौन से हैं? एक तो हाउस होल्ड सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर, एक है गवर्नमेंट सेक्टर और एक है एक्सटर्नल सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर में क्या आ जाएगा? कंजम्पशन गुड्स. ओके, बिकॉज हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं. प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल गुड्स बिकॉज ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट में कंजम्पशन भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है. एक्सटर्नल सेक्टर में कंजम्पशन और कैपिटल दोनों हो सकते हैं. सो हियर द आंसर इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. आंसर इज ऑल ऑफ अबव. ओके, क्वेश्चन नंबर 54. Consider the following statement. Capital goods or final goods are not used as an input. जो कैपिटल गुड्स है, प्रीवियस क्वेश्चन हमने पढ़ा ना, कैपिटल गुड्स और
और हमने कंजम्पशन गुड्स। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54 का फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स है, और ये फर्दर इनपुट के लिए यूज़ नहीं हो सकते। और सेकंड स्टेटमेंट है इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बट शुड बी फर्दर ट्रांसफॉर्म बिफोर इट कैन यूज फॉर एनी अदर पर्पस। ओके, तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बट शुड बी फर्दर ट्रांसफॉर्म, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर है सेकंड, क्योंकि कैपिटल गुड्स तो हमने भी डेफिनेशन रिसेंटली क्वेश्चन 53rd क्वेश्चन में देखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स आर द सेमी फिनिश गुड्स। ओके, बिकॉज नाम से क्लियर है ये सेमी फिनिश गुड्स है which have been produced by process but cannot be used as it is and need to go further production transformation process to convert it into the final goods। क्लियर है? तो इंटरमीडिएट गुड्स को भी फाइनल में हमने करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टील शीट्स, द स्टील शीट कैनॉट बी यूज एज इट इज एंड नीड टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू फाइनल प्रोडक्ट लाइक ऑटोमोबाइल्स में अप्लायंसेस में यूज़ की जा सकती है, कार में, बसेस में और अप्लायंसेस। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट एज फार एज द फर्स्ट ऑप्शन, अ पर्टिकुलर गुड विल बी अ कैपिटल इन नेचर ओनली इफ पोजेसेस द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। बिकॉज यहाँ पर बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स और अ पर्टिकुलर गुड विल बी कैपिटल इन नेचर। तो ये कैपिटल तभी हो सकती है अगर उसमें से तीन प्रॉपर्टीज है उसकी। पहली प्रॉपर्टी है इट इज प्रोड्यूस ड्यूरेबल आउटपुट फॉर मैन मेड प्रोसेस, इट अगेन एक्ट एज ए इनपुट फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर भी क्या आ गया, फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो सकता है कैपिटल। एंड वाइल एक्टिंग एज एन इनपुट इट डज नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड और कंज्यूम, तो ये कंज्यूम नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन गुड्स। और क्वेश्चन नंबर 53 के साथ इसको कनेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर प्रॉपर मेंशन किया गया हुआ है कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स के बारे में। कंजम्पशन गुड्स तो उसी टाइम कंज्यूम हो जाएंगे, वो तो फाइनल हो गए, पर कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो फर्दर प्रोसेस में यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर डेफिनेशन कर दी है। तो यहाँ पर 54 में ऑप्शन में फर्स्ट क्या था, द कैपिटल गुड्स आर द फाइनल गुड्स आर नॉट यूज एज ए इनपुट, ये गलत है, यूज हो सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल गुड्स, नॉट ए कंजम्पशन गुड्स। जो कंजम्पशन गुड्स है वो आगे इनपुट की तरह यूज नहीं हो सकते, कैपिटल गुड्स आगे इनपुट की तरह यूज हो सकते हैं। तो दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इकोनॉमी ग्रोथ इन इंडिया इज मेजर्ड बाय चेंज इन जीडीपी एट। जीडीपी की डेफिनेशन काफ़ी होती है, जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस, रियल प्राइसेस, फैक्टर कॉस्ट, तो काफ़ी तरह के रियल प्राइसेस। ओके, एक तो प्राइस होता है, क्लियर, एक प्राइस और एक कोस्ट, दो तरह की डेफिनेशन है। प्राइस में फर्दर दो डेफिनेशन और कोस्ट में भी दो डेफिनेशन है। हमारी जीडीपी का जो चेंज होना, जीडीपी में चेंज होना, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कौन से चार चीज़ों पे, चार ऑप्शन में कौन सी चीज़ में वैलिड है? कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस, करंट मार्केट प्राइसेस। ओके, कांस्टेंट एंड करंट, फैक्टर कॉस्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस। क्लियर है? कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो आंसर इसका है इकोनॉमी ग्रोथ इन इंडिया इज मेजर्ड बाय द चेंज इन जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, करंट नहीं आता, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब था रियल, कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस, दिस इज एग्जैक्टली द चेंज इन जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस जीडीपी, तो जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस। क्लियर? प्लीज ये वर्ड आपको याद रखना होगा, कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस। तो क्वेश्चन नंबर 56 भी वैसा ही है, इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग रिसेशन, अगर हमारी देश रिसेशन की ओर एक्सपीरियंस करता है, रिसेशन फेस कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? डिक्रीज इन रियल जीडीपी, डिक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी, डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ और ऑल ऑफ अबव। ओके, जैसे मैंने भी बात किया था जीडीपी की, ठीक है, तो अभी कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस है ना, तो कांस्टेंट मैंने बताया था रियल ही होता है, तो डिक्रीज इन द रियल जीडीपी इज कॉल्ड द रिसेशन। ओके, रियल जीडीपी की जब वैल्यू कम हो जाए, रियल जीडीपी जब डिक्रीज हो जाए, देन वी फेस रिसेशन, देन वी एक्सपीरियंस रिसेशन। क्लियर? तो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारी जो नेशनल इनकम है वो कौन क्या है? क्या वो जीएनपी है, क्या वो नेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, क्या वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, या वो इनकम गोइंग टू हाउस होल्ड सेक्टर? तो कौन सी वैल्यू नेशनल इनकम है हमारी भारत की?
तो इसका आंसर है मार्केट प्राइसेस। अभी हमने बात की ना मार्केट प्राइसेस, तो हर ऑप्शंस में, हर क्वेश्चन में मार्केट प्राइसेस को कंसीडर करना है। नेशनल इनकम एंड द नेट नेशनल इनकम आर द सेम टर्म, ओके। नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल इनकम बोथ आर सेम एंड यूज्ड इंटरचेंजेबली। एंड नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्लियर आर यूजिंग फैक्टर कॉस्ट, ओके, बट नाउ इट यूज मार्केट प्राइसेस। पहले तो फैक्टर कॉस्ट पे था, अब ये मार्केट प्राइसेस पे, मार्केट प्राइसेस, वो भी कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस, ओके, कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस। तो हियर आंसर इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। अभी देखो तीनों क्वेश्चंस हमारे मार्केट प्राइसेस पे, ओके, रियल प्राइसेस पे, तो ये सारे क्वेश्चंस आप बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 58, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। हमारे देश के लोगों का वेलफेयर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये भी ऑप्शन सेम ही बनेगी। पर कैपिटा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। देखिए हर एक में क्या है, पर कैपिटा, लेकिन नेशनल इनकम हमने पढ़ ली है, तो नेशनल इनकम को पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दो तो ये पर कैपिटा इनकम बन जाती है, ओके, पर कैपिटा इनकम। So the questions talk about the people of country, which is basically resident of country, and income coming to resident is represented by the national rather than the GDP. So as is talk about the welfare, so it should be better calculated as per capita national income rather than just national income, okay, because अभी हमने national income की definition पढ़ी है, तो national income को population के साथ divide कर दो तो वो हमारी क्या बन गई, per capita national income. Since increase in prices can increase the national income without increasing the welfare of the people. So welfare clear है, अगर national income increase करती है तो उससे people पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर कैपिटा पे इफेक्ट पड़ेगा। So welfare can be best represented by the per capita income at the constant market prices rather than current market prices. So this is the fourth question, consistently fourth question भी आपका per capita income भी आपका constant market prices पे, okay, constant market prices. So this is the best represented the welfare of the people, okay. Now the question number 59, in domestic saving generally which sector has highest share? अगर डोमेस्टिक शेयर की बात करें, क्या वो हाउस होल्ड है, क्या वो प्राइवेट कॉर्पोरेट है, क्या वो पब्लिक सेक्टर है, या सबका ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन है? अगर डोमेस्टिक सेविंग की बात करें तो जनरली विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट शेयर? देखिए डोमेस्टिक सेविंग कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड सेविंग। डोमेस्टिक में हमारा घर नहीं आता, हमारा देश की बात चल रही है। इसमें हाउस होल्ड सेविंग आती है, कॉर्पोरेट सेविंग आती है और गवर्नमेंट सेविंग्स आती है। तो कॉर्पोरेट को हम प्राइवेट में कंसीडर करेंगे और गवर्नमेंट को पब्लिक में। तो हाउस होल्ड सेविंग का परसेंटेज है 17.2, प्राइवेट का परसेंटेज है 11.6, पब्लिक सेक्टर का परसेंटेज है 1.7। तो 2017-18 का मैंने यहाँ पर डाटा लिया, हमारी जो डोमेस्टिक सेविंग है, तो डोमेस्टिक सेविंग है 30.5% अकॉर्डिंग टू द 2018, जिसमें से हाउस होल्ड सेविंग 17.5 है, प्राइवेट और कॉर्पोरेट इज 11.6 एंड द पब्लिक सेक्टर। Investment also consists of household, corporate, and government. And here household investment include unregistered informal business and construction of houses. ठीक है? So household investment 10.5%. Investment की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट की 11.5% है और पब्लिक की 7.5% के आसपास है। तो टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज 29.3% इन 2018-19 एंड द मैक्सिमम डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट इन लास्ट 8 ईयर इज हाउस होल्ड सेक्टर। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट कॉर्पोरेट ज़्यादा है, बट सेविंग में हाउस होल्ड सेविंग सबसे ज़्यादा है। इसलिए हाउस होल्ड एज फार एज द डोमेस्टिक सेविंग इज कंसर्न, तो डोमेस्टिक में मैंने हाउस होल्ड बता दिया, प्राइवेट और कॉर्पोरेट और पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 59 एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, दैट्स क्वेश्चन नंबर 60। इंडिया इज प्लानिंग टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024 टू 25। हमारा भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और हमारा टारगेट है कि 2024-25 में हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो ये कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होनी चाहिए? इट इज़ अ नॉमिनल टर्म, तो ये नॉमिनल टर्म है, रियल नहीं है। इट इज़ इन पीपीटी टर्म, परचेजिंग पावर पैरिटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इट विल रिक्वायर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अराउंड 8%, हमारा एनुअल ग्रोथ रेट 8% होना चाहिए और 4% इन्फ्लेशन होनी चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन है, अगर हमने तीनों
तीन ऑप्शन देखिए, कौन सी चीज़ हमारे 2024-25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्लान करने के लिए पॉजिटिव है। देखिए, राइट नाउ हमारा जो इकोनॉमी है लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी। और 2024-25 तक हमें 5 ट्रिलियन तो नॉमिनल जीडीपी, क्लियर। इट रिक्वायर्स 85% growth in 6 years, clear, which comes down to around 12% compounded annual growth। अगर देखिए लगभग 90% है या 85% है, 6 साल के उसको अंदर कंप्लीट करना, तो 12% की कंपाउंडेड ग्रोथ चाहिए। एंड 12% नॉमिनल ग्रोथ विच कैन बी अचीव विद अ रियल ग्रोथ 8%, एंड इन्फ्लेशन इज अराउंड 8%। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन पीपीपी नहीं है, नॉमिनल तो करेक्ट है। रियल, क्योंकि यहाँ पर रियल ग्रोथ 8 है विद 4% इन्फ्लेशन। अगर कंपाउंडेड की बात करें तो कंपाउंडेड तो 12% हो जाएगी। ठीक है, कंपाउंडेड विद 12, ओके टोटल। बट रियल की बात करें तो रियल इसमें 8+4 होगी, और अगर टोटल करें तो 12% है। क्लियर, सो दैट्स वाई फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। क्लियर, तो ये थी हमारी क्लास नंबर 6, एंड आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन से आपके इकोनॉमी पे और आपको प्रॉपर क्लियर हुए होंगे ये सारे क्वेश्चंस। क्लियर, सो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस, एंड काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, so I will come with more videos like this. Okay, thank you.